प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बीए चौबे आज हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम लेखक के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो चलिए लेखक के जीवन परिचय की ओर। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार थे, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहावसान हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध में अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेमचंद जी एक महत्वपूर्ण कथाकार थे, जिनका जीवन संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सेवा कर्मों में व्यतीत हुआ है। अब चलते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण विषय की ओर। उस मूल बिंदुओं को ध्यान देते हुए सर्वप्रथम गया पाठ का सार कर लेते हैं, जिसमें कहानी के मुख्य पात्र झूरी, हीरा और मोती, गया झूरी का साला हैं। गधा और बैल दोनों सीधे जानवर होते हैं। जानवरों में सीधे गधे की गणना सबसे बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिहीन प्राणी के रूप में की जाती है। गधा इतना सीधा होता है कि वह कभी क्रोध नहीं करता तथा उसे जो भी खाने को मिलता है चुपचाप खा लेता है। वह सीधापन और सहनशीलता का जीता जागता नमूना है। वह सुख दुख, लाभ हानि आदि में एक समान रहता है। यही सीधापन और सहनशीलता भारतीयों में भी पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें अफ्रीका और अमेरिका में भी दुर्दशा सहनी पड़ी। वे परिश्रम करते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यदि वे भी मुंहतोड़ जवाब देना सीख जाते तो वे भी सभ्य कहलाने लगते। गधे से कुछ भी कम सीधा एक और प्राणी है बैल। वह कभी कभी अड़ जाता है। वह कई तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। हीरा, मोती, झूरी, काछी के बैल के बारे में हम देख लेते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे।
हीरा और मोती। ये दोनों पछाई जाति के सुंदर और ऊंचे कद वाले बैल थे। दोनों काफ़ी समय से साथ साथ रहते रहते मित्र बन गए थे। वे दोनों एक दूसरे के मन की बातें समझ आते थे। वे साथ साथ खाते, सींग मिलाते और धौल धप्पा करते थे। हल में जोतते जाने पर दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधे पर ले लें। दोपहर या शाम के समय हल से छूटने पर वे एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक साथ नाद में मुँह डालते और एक साथ हटाते थे। ये एक अभिन्न मित्रता का प्रतीक के रूप में है। अब चलते हैं। हीरा मोती पहुँचे झूरी की ससुराल। यह संयोग ही था कि एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। झूरी का साला गया उन्हें लेने आया था। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। वे सोच रहे थे कि आखिर उनके काम में कहाँ कमी रह गई थी जो झूरी ने उन्हें बेच दिया। वे गया के साथ जाने को तैयार न थे। वे अड़ गए। गया उन्हें आगे खींचता तो वे पीछे जोर लगाते। जैसे तैसे दोनों शाम तक नए स्थान पर गया के घर पहुंच गए। वहां उनका मन न लगता। दिन भर के थके मांदे होने पर भी दोनों ने नाद में मुंह डाला। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब बेगाने से लग रहे थे, परंतु परिस्थिति बस स्वीकार करना पड़ा। आगे देख लेते हैं हीरा मोती लौटे दूसरी के घर के प्रसंग को, जो इस प्रकार है। दोनों बैलों ने मुख भाषा में कुछ सलाह की। रात में जब सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे यानी रस्सी तुड़ा डाले। सवेरा होते होते वे दोनों अपने ससुराल घर पहुंच चुके थे। झूरी चरनी पर खड़े अपने बैलों को देखकर गदगद हो गया। बैलों की आंखों में स्नेहमय विद्रोह झलक रहा था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बैलों के यूं लौट आने से झूरी की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। वह बैलों को नमक हराम कहने लगी। ससुराल के कारण उसने बैलों को सूखा भूसा डाल दिया। सूखे भूसे को बैल खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर से खाली चूनी चोकर डालने को कहा, पर मालकिन के डर से नौकर ऐसा न कर सका। अब देख लेते हैं बैलों का अपमान और उनसे मारपीट। बैलों का अपमान और मारपीट से वे बैल भागे गया के घर से पुनः झूरी के पास। घर पहुंचने पर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। उसने अपने बैलों की खली चूनी सब दिया। बैलों ने स्वयं को खूब अपमानित महसूस किया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर बैलों ने दम न उठाया। उसने दोनों बैलों की पिटाई की। उसने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती क्रोध में हल लेकर भागा, जिससे जुआ, जोत, रस्सी सब टूट गए। उनके गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थीं, जिसके कारण वे पकड़ में आ सके। बैलों का क्रोध देखकर गया ने इस समय मारपीट नहीं की। आगे का प्रसंग इस प्रकार है। साण एक नई मुसीबत। हीरा और मोती कुछ आगे बढ़े ही थे कि सामने एक साँड़ आता हुआ उनकी नज़र आया। वे दोनों साँड़ से भिड़ना नहीं चाहते थे, पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वे जानते थे कि साँड़ से भिड़ने में जान भी जा सकती है, फिर भी वे दोनों उससे टकराने पर उतारू हो गए और उपाय सोचने लगे। अंत में उसने साँड़ से एक साथ भिड़ने का निश्चय किया। परंतु अब देखते हैं हीरा मोती ने साँड़ को किस प्रकार
मिलजुल कर एकजुट होकर के घायल कर उसे पराजित कर दिया। दोनों एक साथ साँड़ पर टूट पड़े। हीरा और मोती। साँड़ को संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। जैसे ही वह हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसे ही वह मुड़कर मोती का प्रहार करना चाहा, हीरा ने उसे रंगेज दिया, दौड़ा दिया, खदेड़ दिया। साँड़ दोनों को एक एक कर मारना चाहता था, पर सफल नहीं हो रहा था। जैसे ही साँड़ हीरा पर झपटा, मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। क्रोधित साँड़ जब मोती पर झपटा तो हीरा ने उसके पहलू में सींग चुभो दिया। साँड़ घायल होकर कुछ दूर तक भागा और फिर गिर गया। तब दोनों मित्र ने उसे छोड़ दिया। ये एक मित्रता का अभूतपूर्व और अद्वितीय उदाहरण आपके सामने उपस्थित था। अब चलते हैं, हीरा मोती पहुँचे कांजी हाउस उस कथा की ओर। हीरा मोती अब घर पहुँचने की फिक्र में थे। कैसे घर पहुँच जाएं, परंतु अपना उपाय देखते हुए उन्हें सामने वाले खेत में मटर दिखी। हीरा के मना करने पर भी मोती न माना। उसने अभी 2-4 ग्रास यानी घास खाए ही थे कि रखवाले लाठी लेकर दौड़ पड़े। हीरा मेड़ पर था, निकल गया, पर मोती के खूर सींचे खेत में धंसने लगे, क्योंकि वह खेत पानी से भरा हुआ गीला था और उसमें से पैर निकालना मुश्किल था। वह पकड़ लिया गया। उसे संकट में देख हीरा भी लौट पड़ा। रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। आगे देखते हैं, हीरा मोती को किस प्रकार मार पड़ी। कांजी हाउस में हीरा मोती को पड़ी भयंकर मार। उस मार की घटना की ओर अपना ध्यान हम आकृष्ट करते हैं। चारा न मिलने से हीरा विद्रोह से व्याकुल हो गया था। उसके अंदर विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी थी। उसने मोती के साथ मिलकर भागने के लिए दीवार तोड़ने की योजना बनाई। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने अपने सींग गड़ा दिए। उससे मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया, जिससे उनका साहस बढ़ गया। अब दीवार गिराने के लिए बार बार चोटें करने लगा। इसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसने हीरा का उजड़पन देख कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब देखते हैं, हीरा मोती ने कांजी हाउस की दीवार गिराने में किस प्रकार साहस और अद्भुत जोश का परिचय दिया। उसका उदाहरण हम इस प्रसंग में देख लेते हैं। मोती ने हीरा को मोटी रस्सी में बांधा देखकर चिढ़ गया। हीरा ने जवाब दिया कि बंधन की परवाह नहीं है। अगर दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। यह सुनकर मोती को जोश आ गया। उसने दीवार तोड़ने के लिए उस पर चोट करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी गिरते ही उसका जोश बढ़ा। करीब 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद आधी दीवार गिर पड़ी और उस दीवार को उठाने के मिशन में हीरा और मोती सफल हो गए तथा जानवरों को भगाने में वे सफल सिद्ध होने दिख रहे हैं। काजी से भागे जानवर किस प्रकार काजी हाउस से जानवरों को निकालने में, भगाने में हीरा मोती सफल होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। दीवार गिरते ही जानवरों में जान आ गई। घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें भाग निकलीं, पर गधे अभी भी वही खड़े थे। अब हम संपूर्ण कहानी का जो मुख्य हीरो और मुख्य पात्र हैं हीरा मोती,
जिस पर पूरा कहानी निर्भर है वह एक सच्ची मित्रता पर आधारित है। मित्रता के बारे में एक कवि ने कहा भी है कि आपतकाल परिकहुँ चारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी। इसका सीधा साधा साक्षात और प्रत्यक्ष उदाहरण हीरा और मोती दिखता है, जो इस प्रकार है। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, वह असफल रहा। यह देख हीरा ने उससे कहा कि मुझे छोड़कर तुम भी चले जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती इतना स्वार्थी न था, वह हीरा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। मोती से कहा था कि भाग जाओ वरना बहुत मार पड़ेगी, पर मोती इससे डरे बिना कहने लगा कि मुझे मार की चिंता नहीं है दोस्त। 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती ने सींग मारकर दोनों गधों को बाहर निकाला और हीरा के पास सो गया। सवेरे कांजी हाउस के कर्मचारियों में खूब खलबली मच गई। बाद में मोती की खूब पिटाई करने के बाद उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब आगे चलते हैं कि काजी हाउस में हीरा और मोती दोनों बैलों की किस प्रकार नीलामी हुई, उस घटनाक्रम की ओर। हीरा मोती सप्ताह भर काजी हाउस में रहे। इस बीच इन्हें एक बार पानी दिखा दिया जाता था। चारा न मिलने से दोनों बेहद दुर्बल और कमज़ोर हो गए थे। एक दिन उनकी नीलामी के लिए वहाँ 50-60 लोग एकत्र हो गए। ऐसे दुर्बल बैलों को खरीदने वाला कोई न था। एक दढ़ियल व्यक्ति उन्हें कुल्हों को गोद कर मुखी से बातें करने लगा। हीरा मोती समझ गए कि वह दढ़ियल कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। उसी ने नीलामी में हीरा मोती को खरीद लिया। हीरा मोती को दढ़ियल नीलामी लेकर के चला। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दढ़ियल के साथ चले। वे डर के मारे काँप रहे थे। भय के कारण वे तेज़ी से चलते जा रहे थे, क्योंकि दढ़ियल उन्हें डंडा मार देता था। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। राह में उन्हें प्रसन्नता से घास चरते, उछलते कूदते जानवरों का झुंड नजर आया। हीरा मोती ने सोचा कि सब कितने स्वार्थी हैं, उन्हें अपने इन दोनों दुखी भाइयों की चिंता नहीं थी। हीरा मोती झूरी के पास पहुंच गए। उस घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अचानक दोनों को रास्ता कुछ परिचित सा लगा। यहीं से गया उन्हें ले गया था। अब तो बाग और गांव भी परिचित लगने लगे। उनकी चाल तेज हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर निकट आ गया। दोनों उन्मत्त बछड़ों की भांति कुलेले करते थान पर आ पहुँचे। दढ़ियल भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अपने बैलों को देख झूरी ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों में से एक झूरी का हाथ चाट रहा था। मोती ने दढ़ियल को भगाया गांव के बाहर। इस घटना को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। दढ़ियल ने आगे बढ़कर जैसे ही रस्सियाँ पकड़ी, झूरी ने कहा, ये मेरे बैल है। दढ़ियल ने कहा, मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आ रहा हूँ। इसी समय मोती ने सींग चलाई। दढ़ियल पीछे हटा और भागा। मोती पीछे दौड़ा। वह गांव के बाहर जाकर दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा गालियां देते हुए पत्थर फेंक रहा था। लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे। दढ़ियल के जाने पर मोती और लौट आया। झूरी ने उनकी नादों में खली भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र चारा खाने लगे। बच्चे तमाशा देख रहे थे। खुशी छा गई। उसी समय मालकिन ने आकर उनके माथे चूमे और दोनों बैल हीरा और मोती को पा करके वे धन्य हो गई। परिवार में खुशी का जश्न और माहौल
उत्पन्न हो गया। खुशी से सब लोग भर उठे। आगे अब चलते हैं इस पाठ के उद्देश्य की ओर, जो इस प्रकार है। कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का बहुत सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता सहजता में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, त्याग और बलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके उद्देश्य ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने दो बैलों की कथा का बहुत ही सहज ढंग से चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया। आप इस कहानी को अच्छी तरह देखेंगे और उसको सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। हर घटनाक्रम को चित्र के माध्यम से सहजतापूर्वक समझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।